Hello, bankers. A very good evening to all of you. Welcome back. From this particular session itself, we are going to start with our unit wise MCQs as well as case studies, right? So, AFM, we are basically targeting AFM subject, and in case of AFM subject, we have 35 units, and in our coming 35 classes, we are going to cover each and every topic of this particular subject, right? सो आई होप कि आप लोगों ने जो कॉन्सेप्ट वीडियोस आपके हैं वो आप लोगों ने देख लिए होंगे, ठीक है। तो जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक कॉन्सेप्ट वीडियोस आपका नहीं देखे हैं, सो आई एम कमिंग विद सम काइंड ऑफ कंपाइलेशन, तो जहाँ पे हम लोग पूरे मॉड्यूल के आपके कॉन्सेप्ट और उसके बाद उसके ऊपर मिक्स क्वेश्चंस, ये मैं आपको कल या परसों तक आपका डिलीवर कर दूंगा, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं एडिटिंग में आपका है, एक बार वो कंप्लीट हो जाता है तो उनको जरूर देखिए, ठीक है। सो विदाउट कॉन्सेप्ट मैं अगेन फिर भी आपका सेम चीज बोलूंगा, ठीक है, कि कॉन्सेप्ट के बिना ये जर्नी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकती है। और इफ यू वांट टू स्कोर वेल, और कहीं ना कहीं ये कॉन्सेप्ट हमें आपका सीआईबी में भी हेल्प करेंगे, तो उसी तरीके से हम लोग आपका प्रिपरेशन करेंगे, ठीक है। तो गाइज आज हम लोग आपका बात करेंगे द वेरी फर्स्ट यूनिट ऑफ योर एएफएम सब्जेक्ट, दैट इज द बेसिक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी. So definition, scope, accounting standards, including Indian accounting standards. Okay. So if you talk about this particular unit, the importance of this particular unit, okay, and the most asked area are basically accounting standards. तो सबसे ज्यादा बार अगर आप लास्ट 3 या लास्ट 2 years के 4 सेशंस के पेपर को उठाते हैं, so in every paper they generally ask around at least 2 to 3 questions for 3 to 4 marks based on this particular unit, right? तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए वो आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और उनसे रिलेटेड आपके जो स्टेटमेंट्स हैं, ठीक है। सो हम लोग ये सारे जो आपके टॉपिक्स हैं या इन सबसे रिलेटेड जो एक्टिविटीज हैं वो हमने आपका डिस्कस भी किए हैं कॉन्सेप्ट्स में, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जब आप देखेंगे तो वहां पर आपको ये हेल्प मिलेगा। और आज हम लोग बात करेंगे इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका एमसीक्यूज एंड केस स्टडीज बेस्ड ऑन दिस पर्टिकुलर यूनिट, ठीक है। तो अगर आपने कॉन्सेप्ट देख लिया, उसके बाद ये वीडियो देख लिया, उसके बाद हम लोग आपका मॉड्यूल वाइज कहीं ना कहीं मैराथन्स करेंगे, मॉक टेस्ट एनालिसिस हम लोग करेंगे। उसके बाद अगर आप ये पूरा प्रोसेस को फॉलो करेंगे ना, you will be able to score 65 plus easily in your upcoming examination, right? चलो, तो without any further delay, we will start our today's discussion with very first question on your screen. So question is a very simple question, right? So which of the following is or are the main objective of accounting? Okay. So first of all, what is accounting? It is a language of business. तो हम लोग कोई भी आपका बिजनेस करते हैं तो उसमें जितने भी आपका ऐसी जो भी ट्रांजेक्शन्स आपकी होती हैं उन ट्रांजेक्शन्स को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। सो जैसे मैंने आपको एक पूरा एक जर्नी भी समझाया था कॉन्सेप्ट वीडियोस के अंदर, ठीक है। सो इट स्टार्ट विद लाइक रिकॉर्डिंग, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज रिकॉर्डिंग, देन वी हैव क्लासिफाइंग, ठीक है। सो देन वी हैव क्लासिफाइंग, ठीक है। थर्ड वन, थर्ड प्रोसेस इज समरी, ठीक है। सो समरी, right? Fourth one is reporting, then we have report, and then finally we have interpretations. Okay, so this is like ठीक है, interpretations आपका final one, ठीक है। So for this particular one, I hope you all remember. So recording we generally do through journal entries. तो recording किसके थ्रू आपकी होती है? journal entries के थ्रू, ठीक है। So these are basically in a chronological order, ठीक है। So पहले आपका date wise, amount wise आपका entries जो होती है, ठीक है। So anything which has a material effect that will be part of our books, and we generally record those particular transactions with the help of journal entries. Okay, then second we have classification. For all these journal entries or for all the individual accounts we have separate ledgers. तो इन सब के लिए आपका सेपरेट लेजर हम लोग बनाते हैं, ठीक है। जैसे सेल्स का अलग, एबीसी का अलग, एक्सवाईजी का अलग, परचेज का अलग, कैपिटल का अलग, रेंट का अलग। सो दिस इज द वन, ठीक है। देन समरी ऑफ ऑल दीज ledgers is generally known as
trial balance. Okay, so summary of all the ledger accounts is generally known as trial balance. Summary means debit or credit balance of ledger this or this और this इनके जो फाइनल बैलेंसेस होंगे वो आपका ट्रायल बैलेंस है. ठीक है. सो फ्रॉम ट्रायल बैलेंस वी जनरली प्रिपेयर आवर फाइनल रिपोर्ट्स. So whenever we talk about reports, it include three major accounts. One is profit and loss account. Again, another one is we have balance sheet. Again, balance sheet, and third one is cash flow statement. Okay, to prepare profit and loss account, we first prepare trading account also, right? Then interpretation is basically like we have ratio analysis which is generally part of this particular one. ठीक है. So what is accounting? Accounting के through हम लोग क्या कर रहे होते हैं? ठीक है. So we generally record the day-to-day monetary transaction of the business. Any transaction which is in a financial character or which has a material effect, that will be part of your books. Then आपका classification, then आपका समराइजिंग के बाद आपका रिपोर्ट प्रिपरेशन एंड दिस. ठीक है. तो ये आपका जिससे कहीं ना कहीं पूरे साल भर में आपका जो भी एक्टिविटीज हुई हैं उनका आउटकम क्या रहा है. ठीक है. एक तो आपका रिकॉर्डिंग हो गया पूरा. ठीक है. रिकॉर्डिंग एंड बुक कीपिंग. देन उनका आउटकम प्रॉफिट एंड लॉस कि हमने क्या नेट प्रॉफिट या नेट लॉसेस क्या आपका बनाए हैं ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर वन. उन ट्रांजेक्शन्स का आपका जो कंपनी की पोजीशन है. पोजीशन मींस बैलेंस शीट. बैलेंस शीट इज ऑल्सो नोन एज पोजीशन स्टेटमेंट. तो एसेट्स लाइबिलिटीज इक्विटी में क्या चेंजेस आए हैं एंड कैश इनफ्लो आउटफ्लो का क्या स्टेटस है. ठीक है. एंड देन फाइनली इंटरप्रिटेशंस. बेसिकली स्टेक होल्डर्स दे जनरली यूज दीज पर्टिकुलर डेटास. ओके. तो जो जिसमें अलग अलग रेशियोज का इस्तेमाल करते हुए हम लोग उसका यूज कर रहे होते हैं. ठीक है. अंडरस्टूड. बहुत आसान था आपका. तो क्या होगा? अ सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शंस. यस. Ascertainments of result of above recorded transaction, that means your profit and loss accounts कि उनसे हमें आपका नेट प्रॉफिट या नेट लॉसेस क्या हुए हैं. ठीक है. Ascertainments of financial position of the business means balance sheet of that particular one. ठीक है. कि उसके वजह से हमारा साल भर में जो ट्रांजेक्शन हुई हैं उनसे आपके एसेट्स लाइबिलिटीज और इक्विटी क्या चेंजेस आए हैं. प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन टू द यूजर्स for rational decision making that we generally do through the ratio analysis or other financial modeling. Okay, so what will be our correct answer for this one? All will be right answer for this particular question. Okay, so systematic record, ascertainments of result of operations, then financial position, then rational decision making, or sometime it is to satisfy requirement of law and useful in many aspects. Satisfy the requirement of law means companies have 2013 or the other guidelines which is generally provided by the regulatory bodies. Okay, so this is the major purpose of accountancy. Now next question. These all questions are aligned with your Macmillan content. सो आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है. अगर आप मतलब जैसे मैकमिलन का बुक पढ़ेंगे भी तो उसके हिसाब से ही आपको या जो मैंने कॉन्सेप्ट क्लासेस आपको कराएंगे उन सबको कि जिससे कोई भी पार्ट आपका मिस ना हो. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस. अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग गिवन बाय द कमिटी ऑन टर्मिनोलॉजी set up by American Institute of Certified Public Accountants, what are the three key activities involved in the accounting? Now you know about this particular one. Okay, so it is basically recording, classifying, summarizing. Recording through journal entries, classifying through ledger accounts, and summarizing with the help of trial balance. Okay, so option D will be right answer for this particular question. Okay, so in 1961 the Committee on Terminology established by American Institute of Certified Public Accountants came up with the definition of accounting. It involved the artistic techniques of recording, categorizing and summarizing financial transactions and events in a meaningful way using money as a common denominators and interpreting the outcome of such procedures. Okay, तो ये definition आपके book में भी दिया गया है. तो जिसके ऊपर ये question आपका. Next one. Dash is a fundamental principle of accounting that is based on the idea that business or organization is separate from owners or stakeholders. ठीक है.
तो ये ये एक्चुअली क्वेश्चन नेक्स्ट यूनिट में होना चाहिए था, नो वरीज. सो इट इज अ पार्ट, दिस इज जनरली नोन एज बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट. ठीक है, सो कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस आर पार्ट ऑफ unit 2 and very important one again. ठीक है, you will definitely see 2-3 question based on this particular one. ठीक है, so whenever we talk about business entity concept, ठीक है, so entity concept means, इसका मतलब क्या होता है. ठीक है, let's take an example. Let's say there is a person called Mr. A who started a business ABC Limited. ठीक है, A के द्वारा आपका एक बिजनेस स्टार्ट किया गया in the name of ABC Limited. Okay, so A started this particular business with the rupees 1 crores. 1 करोड़ के साथ इसने इसको आपका स्टार्ट किया है. एंड दिस 1 करोड़ इज जनरली नोन एज रिस्क कैपिटल. इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, रिस्क कैपिटल के नाम से जानते हैं. ठीक है, एंड वन थिंग, अब देखो ये जो एंटिटी कॉन्सेप्ट है, ठीक है, यहीं से आपका निकल के आता है कि मनी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ओनर इज लाइबिलिटी. दिस मनी कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय ओनर इज लाइबिलिटी ऑन दी फर्म. ठीक है, ये आपका बिजनेस के ऊपर क्या होता है, लाइबिलिटी होता है. एंड फ्रॉम टेकन लाइबिलिटी इटसेल्फ वी जनरली क्रिएट एसेट्स. ठीक है, इसी लाइबिलिटी से हम लोग क्या क्रिएट करते हैं, आपका एसेट्स क्रिएट करते हैं. दैट्स व्हाई योर एसेट्स आर ऑलवेज इक्वल टू लाइबिलिटी, राइट. सो अब देखो यहाँ पे क्या होगा, एंटिटी कॉन्सेप्ट का काम क्या है. ठीक है, नाउ विल कम टू द एंटिटी कॉन्सेप्ट. ठीक है, सो एंटिटी कॉन्सेप्ट विच जनरली सेपरेट business means this ABC Limited from the owners or proprietors. Okay, so जैसे अब ये जो सारी चीजें हुई हैं, ये किसकी वजह से हुई हैं, just because of entity concept. Entity concept आपका which generally segregate the business from the owners. Business is a separate economic unit. That means this XY ABC Limited is a separate economic unit which is also called an artificial person which is created by law. Law is Companies Act 2013 और any prior one, right? तो ये आपका इसमें अब बिजनेस में कोई भी ट्रांजेक्शन्स होगी, ठीक है, so that will be in the name of ABC Limited, not in the name of Mr. A. ठीक है, जैसे कल के डेट में अगर ये कोई ट्रांजेक्शन करते हैं, let's say they purchase some property, plants, equipments, goodwill, trademark, copyrights and all, so that will be as an accountant we have to account that in the name of ABC Limited, not in the name of Mr. A, right. एंटिटी कॉन्सेप्ट ये भी बोलता है कि इसने जो पैसा कंट्रीब्यूट किया है ये इस कंपनी के ऊपर क्या है, लाइबिलिटी है. दैट मींस ए ने आपका 1 करोड़ रुपए का उधार दिया हुआ है किसको, एबीसी को. ठीक है, दैट इज आल्सो नोन एज रिस्क कैपिटल. ओके, सो दैट इज ऑल अबाउट योर entity concept or business entity concept. We will discuss this particular one in our upcoming session. ठीक है, तो जहां पे हम लोग सारे concept like business entity concept, cost concept, ठीक है, then we have dual aspect of accountancy, matching concept, okay, historical cost, accrual based accounting. So इसके अलावा conventions, आपका conventions of conservatism, consistency, डिस्क्लोजर्स, ये सारी चीजें जिनको हम लोग आने वाले सेशन में आपका डिस्कस करेंगे. ठीक है, चलो नेक्स्ट वन. डैश इज अ टास्क दैट इन्वॉल्व इन methodological and meaningful documentation of financial information related to commercial activities. Okay, so that is generally known as, like जैसे आप take that example of that ABC Limited. ठीक है, तो ABC Limited ने क्या किया, they purchase good worth rupees 5 lakh. ठीक है, तो ये जो इन्होंने ट्रांजेक्शन आपका किया है, मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है, तो इट शुड बी पार्ट ऑफ आवर अकाउंट्स. ठीक है, तो इसको रिकॉर्ड हम लोग करेंगे किसमें, आपका सो वी हैव टू रिकॉर्ड दिस पर्टिकुलर वन विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्रीज. ठीक है, जर्नल एंट्रीज के थ्रू हमें इसको रिकॉर्ड करना होगा. ठीक है, सो दिस रिकॉर्डिंग इज इनिशियली नोन एज बुक कीपिंग. ठीक है, सो देयर इज टू टर्म्स. वन इज काफी बार आप लोगों ने इसको सुना होगा, बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटेंसी, राइट. तो इन दोनों में डिफरेंसेस आपके क्या होते हैं. ठीक है, सो अकाउंटेंसी इज अ ब्रॉडर टर्म्स व्हिच इंक्लूड अ कंप्लीट साइकिल लाइक recording, classifying, summarizing, reporting, interpretations. Okay, but bookkeeping is basically it has a limited scope till recording and classifying. ठीक है, तो जो आपका जर्नल लेजर है वहां तक आपका रहता है,
बुक कीपिंग प्रोसीजर आपका, ठीक है। तो वी कैन से दैट कि बुक कीपिंग इज अ पार्ट ऑफ accountancy, or it has a limited scope. It is up to the recording of the monetary transactions in an organization. So bookkeeping is merely recording of the business transaction in books and ledger, and accountancy is a wider concept. Complication of account sorry Compilation of accounts such a way that one in a position to understand the state of affair of that particular business. That means your profit and loss account, your balance sheet, your cash flow statement, they generally part of the accountancy, ठीक है। तो कई बार ये रहता है क्वेश्चन आपका, ध्यान रखें इसको पढ़ने, ठीक है। सो बुक कीपिंग इज अ टास्क दैट इन्वॉल्व द methodical and meaningful documentation of financial information related to commercial activities. This pertain to the operational procedure involved in the accounting and encompass the record keeping role. It is evident that bookkeeping process are determined by the financial outcome, which is the financial statement. तो इसके बाद इन्हीं के हिसाब से हम लोग क्या बनाते हैं, आपका financial statement बनाते हैं, ठीक है। तो अभी तक के सारे क्वेश्चन आपका जो किसके ऊपर थे, बेसिक इंट्रोडक्शन टू अकाउंटेंसी, अकाउंटेंसी होती क्या है या दस, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट थिंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिट, दैट इज अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। पिछले 4 सेशन को अगर आप उठाते हैं, हर एक सेशन के अंदर देयर वाज 2 to 3 क्वेश्चन फॉर 3 to 4 मार्क्स, और जो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपका पूछा गया था दैट वाज इन दिस पर्टिकुलर फॉर्मेट, ठीक है। एंड दिस वाज फॉर 2 मार्क्स इटसेल्फ, ठीक है। ये 2 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आपका जो वहां पे पूछा गया था, ठीक है। सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर वन बेसिकली यू हैव टू मैच दी फर्स्ट साइड आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लिखे हुए, दूसरी तरफ उनके आपके टाइटल लिखे हैं। बिफोर कमिंग टू दिस पर्टिकुलर वन, I hope everybody know the accounting standard. What are accounting standards? ठीक है, देखो क्या होता है अगर हम लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करते हैं, ठीक है। सो जैसे ये इनका यूज कैसे है, विद एन एग्जांपल वी विल अंडरस्टैंड। सपोज दैट देयर इज अ कंपनी कॉल्ड ए, देयर इज अनदर कंपनी बी, देयर इज अनदर कंपनी सी, ठीक है। ए प्रिपेयर देयर बुक बाय यूजिंग मेथड एक्स, ठीक है। दीज आर कंपनीज एंड दीज आर मेथड्स, ठीक है। दे आर यूजिंग टू प्रिपेयर देयर books, okay। So company B is using method Y, and company C is using method Z, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूंगा कि इन तीनों में से बताइए कि कौन सी कंपनी सबसे अच्छी है, ठीक है, परफॉर्मेंस, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस वाइज या अदर्स, सो इट इज वेरी हार्ड टू कंपेयर। रीजन क्या है, क्योंकि तीनों ने अलग अलग मेथड आपका यूज किए हैं टू अकाउंट देयर बुक्स एंड ऑल, ठीक है। तो इन्होंने जो अपनी बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट बनाए हुए हैं, उसके लिए अलग अलग मेथड आपका इस्तेमाल किया गया, ठीक है। सो वी कैन नॉट कंपेयर अमंग दीज 3 कंपनीज, ठीक है। तो फॉर दैट वन, अब ये जो सेम चीजें आपकी हुई, तो इसको आपका दूर करने के लिए व्हाट गवर्नमेंट डिड, दे कम अप विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, सम सेट ऑफ रूल्स, ठीक है। सो वी हैव 29 कंपल्सरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है। तो अब यहां पे हमने क्या किया, वी कम अप विद द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दीज आर द स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब एज अ कंपनी, व्हेनेवर यू विल प्रिपेयर योर फाइनल अकाउंट्स, आप कंपनी ए हो या बी हो या सी हो, ठीक है। सो इट इज नेसेसरी कि यू हैव टू यूज दीज पर्टिकुलर स्टैंडर्ड्स, मींस while you prepare your books you have to keep these particular things or these particular standards in mind, right। तो जैसे आपका अकाउंटिंग ऑफ फुल डिस्क्लोजर पहला, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 योर इन्वेंट्री वैल्यूएशंस, ठीक है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 कैश फ्लो स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे वो चीजें आपका कि इफ यू विल शो योर इन्वेंट्री, जैसे कंपनी ए ने बोला हमारी इन्वेंट्री है 50 लाख की, बी बोल रहा है हमारे पास 50 करोड़ की इन्वेंट्री है, सी बोल रहा है हमारे पास 10 करोड़ की इन्वेंट्री है, तो आपने बोल तो दिया, और आपको डिस्क्लोज करना होगा कि कौन सा वैल्यूएशन मेथड आपने अडॉप्ट किया है और कौन सा कर सकते हैं, वो आपका यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 के अंदर मेंशन है, राइट। सेम आपका जैसे डेप्रिसिएशन चार्ज आप कर रहे हो, या फिर आप अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट, अगर आप अपनी कैश फ्लो स्टेटमेंट प्रिपेयर कर रहे हो, सो एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 यू हैव टू फॉलो द फॉर्मेट इटसेल्फ, राइट। तो अब ये क्या हो गया, दीज आर यूनिफॉर्म रूल, ठीक है। सो दीज आर यूनिफॉर्म रूल फॉर all the companies। अब इससे क्या होगा, now it become very easy to compare company like among these 3 companies, ठीक है। अगर हमें कंपनी ए, बी या सी इनमें से बेस्ट फाइंड आउट करना है
क्योंकि तीनों के बुक्स आपका सेम उस पे बने हुए। नाउ वी कैन इजीली डू दैट इंटरप्रिटेशन थिंग्स, ठीक है, रेशियोज की मदद से या अदर किसी भी अदर फाइनेंशियल मॉडलिंग की मदद से हम इनको कंपेयर कर सकते हैं। सो दैट्स व्हाई लाइक दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब क्वेश्चन क्या होंगे? एक तो जैसे 2 मार्कर क्वेश्चन आपका कुछ इस तरीके से आपको देखने के लिए मिलेगा, जैसे आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है अभी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, ठीक है। सो डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 आपका किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू इन्वेंट्री वैल्यूएशन। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 आपका किससे रिलेटेड है? इट इज रिलेटेड टू कैश फ्लो स्टेटमेंट। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 19 आपका किससे रिलेटेड है? लीज एग्रीमेंट्स। ओके, तो अब यहाँ पे देखो क्या होता है ना, ऐसे क्वेश्चन में अगर सपोज दैट आपको इन 4 में से सिर्फ 2 के बारे में पता है, रिमेनिंग 2 के बारे में नहीं पता है, तो भी आपको ना गिव अप नहीं करना। यू हैव टू ट्राई फॉर दिस पर्टिकुलर वन, एटलीस्ट ट्राई विद दोस 2 ऑप्शंस, ठीक है। बहुत बार ऐसा होगा कि वो 2 ऑप्शन से ही आपका जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगी। जैसे लेट्स अज्यूम कि हमें सिर्फ ये 2 पता है, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स मींस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 मींस कैश फ्लो स्टेटमेंट, दैट मींस तीसरे का मतलब सी का क्या होगा? दूसरा होगा, ठीक है। दूसरा, अगर 19 आपका लीज एग्रीमेंट, तो चौथे का आपका डी का चौथा होगा, ठीक है। सो सी का दूसरा एंड डी का चौथा, ठीक है। तो किस में है आपका? सी का दूसरा, सी का दूसरा एंड डी का चौथा, ठीक है। सो विच ऑप्शन? सी का दूसरा, डी का चौथा, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं आगे के जर्नी में, ठीक है। ए आपका डिस्क्लोजर ऑफ फुल पॉलिसीज, ए का ए, एंड दूसरे का आपका तीसरा, ठीक है। सो फर्स्ट का 1, ठीक है, फर्स्ट का 1, नो, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। फर्स्ट का 1 है तो ये आपका आंसर नहीं होने वाला इस केस में, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी है। तो ये एक हमारे पास सेम पेयर है, तो ये 2 ऑप्शन तो हम लोग 100% एलिमिनेट कर सकते हैं, ए का पहला एंड बी का दिस। तो व्हाट विल बी आवर करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन? ऑप्शन बी विल बी राइट आंसर। तो कई बार ऐसा होगा कि 50-50 में हम पहुंच जाएंगे, 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन, और कई बार ऐसा भी हुआ है कि जहां पे आपकी जो इक्वेशन है वो आपके 2 ऑप्शंस के साथ ही सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सो व्हाट विल बी आवर करेक्ट आंसर? बी विल बी द राइट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। नाउ this is we have a list of accounting standards, ठीक है। there are few accounting standard which I'll mention into the this particular screen, ठीक है, जो आपको बिल्कुल फिंगर टिप्स पे रख लेने। 1, ठीक है, इसके अलावा 1, 2, 3, 5, देन आपका 10, देन आपका 15, देन आपका 19, देन आपका 20th एंड आपका 25, ठीक है। तो ये सबसे ज्यादा बार पूछे जाने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं। अब ऐसा नहीं कि ये मतलब फेवरेट है, ऐसा नहीं है, इनसे रिलेटेड कॉन्सेप्ट आपके बुक में बहुत ज्यादा है, ठीक है। जैसे आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, 2 इन्वेंट्री वैल्यूएशन, 3 is third one is your cash flow statement, जो पूरा आपका एक टॉपिक है, ठीक है। 5 is prior period item, 10th is property plants equipments, employee benefit 15, लीज एग्रीमेंट एक टॉपिक है पूरा, ठीक है, 19, ठीक है, जिसके हिसाब से आपका फाइनेंशियल और ऑपरेटिंग लीज जो आप पढ़ेंगे। 20th इज ईपीएस, जो रेशियो एनालिसिस में भी आपको मिलेगा। 25th इज एंटरिम रिपोर्टिंग। ओके, तो ये आपकी बिल्कुल 100%, इनको तो बिल्कुल मार्क कर लीजिए, कोई भी चांस नहीं लेना है इसके ऊपर। इसके अलावा भी मैं आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराने वाला हूं, ठीक है। इवन वी विल गो थ्रू द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आल्सो, राइट। तो पहला आपका जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज, 2 आपका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंटरीज, ठीक है, 3 आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, 4 contingencies and event occurring after the balance sheet date, accounting standard 5 net profit or losses for the period or prior period item and changes in accounting policies। ये सब मैंने आपको ना कॉन्सेप्ट क्लासेस के अंदर बताए थे। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 5, जैसे लास्ट ईयर हमने अपनी जो बुक्स है, कोई एक मशीनरी हमारे बुक्स में थी जिसकी वैल्यू थी 10 लाख रुपीस, इस साल हमने उसको बेचा, वो 12 लाख में बिकी, तो 2 लाख रुपए एडिशनल है। तो आपको पहले जो पिछली साल की बुक है उसको करेक्ट करनी पड़ेगा, उसके वैल्यूएशन को बढ़ा करके 12 लाख करना पड़ेगा, दैट इज द वन। शेयर्स के केस में, इन्वेस्टमेंट या अदर्स, हर जगह ये रहता है, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 6 नहीं दिख रहा आपको, क्योंकि इसको हटा दिया गया। पहले ही आपका जो डेप्रीशिएशन आपका था उसके साथ आपका ये काम करता था, अभी 26 के साथ ये आपको मिलेगा, ठीक है। 7 इज कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, 9 इज रेवेन्यू रिकॉग्निशन,
अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 इज प्रॉपर्टी प्लांट्स इक्विपमेंट्स। 11 आपका इफेक्ट ऑफ चेंज इन फॉरेन एक्सचेंज रेट, इस बार ये भी पूछा गया था, ठीक है, रिसेंट एग्जाम में, ठीक है। 12 आपका अकाउंटिंग फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स। 13 अकाउंटिंग फॉर इन्वेस्टमेंट। 14 अकाउंटिंग फॉर एमलगमेशन। 15 एम्प्लॉय बेनिफिट्स। 16 बोरोविंग कॉस्ट। 17 सेगमेंट रिपोर्टिंग। 18 रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर्स। 19 लीज एग्रीमेंट्स, अभी रिसेंट पेपर में ये भी था, ठीक है। 20th इज ईपीएस। 21 कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, अकाउंटिंग फॉर taxes on income। 22 23 accounting for investment in associates in consolidated financial statement। 24 discontinuing operation, interim financial report जो क्वार्टरली रिपोर्ट्स आपके होते हैं, ठीक है, जिसमें आपका कंटिजेंट बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट आते हैं। इंटेंजिबल एसेट 26 आपका financial reporting of interest in joint ventures, impairment of assets, and 29 is provision, contingent liabilities and contingent assets। okay, so वैसे आपको 31 भी मिलेंगे, ठीक है, 31 में जिसमें 3 आपके ऑप्शनल, तो दीज आर द 29 मैंडेटरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो जिनको आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। अब खाली इतने से काम नहीं चलेगा, इसके अंदर की जो प्रैक्टिस है वो भी आपको याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। कैसे आपका क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे उनके ऊपर अब हम लोग डिस्कशन करते हैं। सो द फंडामेंटल अकाउंटिंग assumptions आर नॉट अ पार्ट ऑफ, तो आपका गैप है, ठीक है, गैप इज पार्ट ऑफ दिस इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, और आपका इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड IFRS, ठीक है। देखो गैप आपका यूएस में चलता है, IFRS आपका जो यूरोप या यूरोजोन है वहां पे चलता है, ठीक है। दुनिया में सबसे ज्यादा पॉपुलर IFRS है, ठीक है। हम लोगों ने आपका 2016 के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स जो है, ठीक है, उन्होंने आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए जो इन दोनों का कहीं ना कहीं कॉम्बिनेशन है। जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं दे आर काइंड ऑफ समरी ऑफ IFRS, ठीक है। तो इनकम टैक्स एक्ट 1961 इज नॉट पार्ट ऑफ दिस वन, सो डी विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन, ठीक है। नेक्स्ट वन, which of the following statement is true regarding इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दोनों में कंपैरिजन आपका, एंड आई विल शो यू अ लिस्ट ऑफ द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आल्सो। अभी बस थोड़ा सा रिलैक्स कीजिए। इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर एप्लीकेबल ओनली टू लिस्टेड कंपनीज, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स आर लिस्टेड ओनली टू अनलिस्टेड कंपनीज, नो। बोथ इंडियन एंड आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एंड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज इररिस्पेक्टिव ऑफ दिस, ठीक है। तो क्या होना चाहिए आंसर आपका? C will be right answer for this particular question, ठीक है। So Indian accounting standard for Indian accounting standards, which are a set of accounting principle and guidelines that have been formulated and adopted by the Institute of Chartered Accountants of India. These standards are based on international financial reporting standards IFRS and are applicable to all Indian companies including listed as well as unlisted. Accounting standard, which are a set of accounting principles and guidelines that have been issued by Institute of Chartered Accountants of India itself, right? Next one, कुछ कई बार आपका ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चंस भी मिले हैं पास्ट में, ठीक है। तो जैसे which of the following accounting standard related to cash flow statements, ठीक है। So what will be your correct answer for this one? Accounting standard 3, ठीक है। So like whenever companies they've generally prepared their cash flow statements, so they have to prepare as per accounting standard 3. If you talk about the Indian accounting standard, it is 7, okay? So as per these accounting standards, cash flow statement is very basic statement, inflow and outflow of cash during that accounting period, okay? What was the initial money and what was the ending balance, ठीक है। तो अब यहाँ पे ना कॉम्प्लेक्स कहां से हुआ? इन दो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की वजह से। क्यों? इन्होंने क्या बोला कि whenever companies will prepare their cash flow statement, they have to divide these particular statement among three different categories. These are like first one is operating activities, another one is financing activities, and third one is इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब इन्होंने क्या कर दिया, थोड़ा जर्नी कॉम्प्लेक्स कर दिया। इन्होंने बोला इनफ्लो आउटफ्लो का रिकॉर्ड ही होगा, बट आपको इन तीनों को अलग अलग तरीके से आपका शो करना होगा
और उसके हिसाब से अपना टोटल बैलेंस बताना होगा। तो जहां से आपको क्वेश्चन मिलेंगे फिर, जैसे व्हाट कम्स अंडर ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कोर रेवेन्यू जनरेटिंग एक्टिविटीज, financing activities which generally have an impact on liabilities and equity of the company, investing activities, investments like property, plants, equipments, so purchase of property, plants, equipments or sale, proceed from the sale of प्रॉपर्टी प्लांट्स इक्विपमेंट्स और इन्वेस्टमेंट इन अदर कंपनीज। तो इनफ्लो और आउटफ्लो, तो वहां पे बहुत सारे न्यूमेरिकल्स भी बनते हैं, बहुत बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो हम इसको आने वाले समय में जब ये यूनिट आएगा तो इसको आपका डिस्कस करेंगे, ठीक है। बट अब ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इंपॉर्टेंट होने के रीजन क्या है? रीजन है ये क्योंकि ये टॉपिक आपके कोर्स का पार्ट है, ठीक है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2 इज रिलेटेड टू वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, ठीक है। 3 is cash flow statement, 4 is contingent and event occurring after the balance sheet date and 5 is आपका प्रायर पीरियड आइटम। अब यही क्वेश्चन कैसा हो सकता था? एक साइड आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, दूसरी साइड आपका उनके टाइटल्स, देन वो आपको बोलता कि इनको मैच करके दिखाओ और जो सही है वो आप बताओ, और आपको 2 मार्क्स का क्वेश्चन मिलता इस तरीके से। और अभी जो है दिस इज अ प्योरली हाफ मार्क का क्वेश्चन, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं। Which of the following accounting standards govern the recognition and measurement of lease in India? तो lease किस में आता है? lease आपका वो आता है accounting standard 19 के अंदर। And as per this particular standard, we have two type of lease. ठीक है, so for accounting purpose, we have only two type of lease. One is finance lease, which is also known as long term lease. Another one is operating lease. ठीक है, तो अकाउंटिंग के हिसाब से सिर्फ 2 टाइप के लीज होते हैं, फिनेंस और ऑपरेटिंग। फिनेंस इज लॉन्ग टर्म, ऑपरेटिंग इज शॉर्ट टर्म। बट इसके अलावा अगर आप इन जनरल पढ़ोगे लीज एग्रीमेंट को, वहां पे बहुत सारे टाइप आपको देखने के लिए मिलेंगे, ठीक है। तो ये तो आसान क्वेश्चन था, तो बी विल बी राइट आंसर। नेक्स्ट वन, अंडर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 2, accounting valuation of inventories, which of the following method is not allowed for inventory valuation? Where ये क्वेश्चन थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, where goods are interchangeable in nature, right? ये होना चाहिए था पूरा स्टेटमेंट, ठीक है। तो क्या होगा आपका? लीफो मेथड इज नॉट अलाउड, ठीक है। जो मेथड अलाउ है वो है फीफो एंड वेटेड एवरेज, राइट। सो लीफो इज नॉट अलाउड इन दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। बाकी जैसे वेटेड एवरेज है, अलाउड है, फीफो है, ठीक है, स्पेसिफिक आइडेंटिफिकेशन मेथड हो सकता है, बट बेसिकली दीज टू मेथड आर अलाउड एंड लीफो इज नॉट अलाउड इन दिस पर्टिकुलर केस। लास्ट इन फर्स्ट आउट, राइट। नेक्स्ट वन गाइस, accounting standard 15, which is employee benefits, short term employee benefits as those that are due to settle within। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15 जो आपका डील करता है किसके साथ? एम्प्लॉय बेनिफिट के साथ। एम्प्लॉय बेनिफिट मींस जैसे आप कोई कंपनी चला रहे थे एबीसी लिमिटेड, एंड आपने अपने एम्प्लॉयज को जैसे पीएफ कंट्रीब्यूशन दिया, एनपीएस में कंट्रीब्यूशन दिया, या आपका कोई अदर आपकी जो भी जैसे आपका इंश्योरेंस या अदर कोई भी ऐसे वेलफेयर एक्टिविटीज में कंट्रीब्यूट किया, ठीक है। तो आपने जो कंट्रीब्यूशन किया है उसको कैसे डिस्क्लोज करोगे? दैट इज पार्ट ऑफ योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 15, ठीक है। अब इसके हिसाब से जैसे यहां पे दिया है शॉर्ट टर्म एम्प्लॉय बेनिफिट्स as those that are due to the settle within how many months? 12 months, ठीक है, within 1 year, right? और same accounting period। तो क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर? B will be right answer for this one, ठीक है। So define the short term employee benefits, those expected to be settled within 12 months after the end of the reporting period, including जैसे आपका हाँ wages है, salaries है, bonus है या others ऐसे जो benefit है। Next one guys, accounting standard 26, intangible assets represent that intangible asset should be amortized over how many years, ठीक है। तो क्या होगा आपका? देखो intangible asset means जैसे आपका गुडविल है, ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, कॉपीराइट है, तो इसके लिए आप जब तक वो कंपनी रहेगी, बिजनेस इज अ गोइंग कंसर्न, जब तक वो कंपनी रहेगी तब तक के लिए रहेगा, तो हम उसका टाइम ड्यूरेशन डिफाइन नहीं करेंगे। दैट मींस एसेट्स यूजफुल लाइफ जब तक वो आपका चल रहा है तब तक, ठीक है, जब तक वो पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क है तब तक वो रहेगा। सो ऑप्शन ए विल बी द ओनली राइट आंसर फॉर दिस वन। आप उसका डिफाइन नहीं कर सकते, ठीक है। जैसे टाटा का ट्रेडमार्क है, 100 साल से ज्यादा से चल रहा, और अभी हो सकता है 100 साल, 1000 साल और चले। सो यू कैन नॉट डिफाइन द life of that particular trademark or copyright, right? So that is the one. So option A only will be right answer for this particular one. Understood? आगे बढ़ते हैं। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 18, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया था इस बार, ठीक है। रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर, ठीक है। रिक्वायर्ड डिस्क्लोजर ऑफ ट्रांजैक्शंस विद रिलेटेड पार्टीज
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड अ रिलेटेड पार्टी अंडर दिस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड, नॉट कंसिडर्ड, ठीक है। रिलेटेड पार्टी मीन्स जैसे यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ रिलायंस। रिलायंस आपका, रिलायंस क्या है, एक आपका इसको हम लोग होल्डिंग कंपनी, रिलायंस इज अ होल्डिंग कंपनी, या आपका जैसे टाटा इज अ होल्डिंग कंपनी जिसके नीचे बहुत सारी कंपनी चल रही है। तो रिलायंस और उसकी जो सब्सिडरी है जैसे जियो है या रिलायंस कैपिटल है, इनके बीच के जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं, ठीक है, तो आपका पेरेंट कंपनी इट इज पार्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर वन, ठीक है। एन एंटिटी दैट हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस ओवर द रिपोर्टिंग एंटिटी, यस, जैसे रिलायंस का रिलायंस जियो के ऊपर, बिकॉज all the decision about the Reliance Jio will be taken care by the Reliance because they have maximum stake in that particular company, right? Of fellow subsidiary of the reporting entry, same case, a company that buy goods from the reporting entity but is not controlled by the same entity. So आपका D will be right answer for this particular one, ठीक है। So accounting standard 18 define related parties as entity with significant control or influence over the reporting entity or entities under common control and ownership. A, a company merely purchase goods without any related control is not considered as related party. This is a simple trade between two companies, ठीक है, ये आपका related party में नहीं आएगा। Next one. Which of the following authorities issue the accounting standard for corporate entities in India? So government of India will be right answer for this one. Okay. Central government. For non-corporate entities, it is issued by the ICAI. Okay. The accounting standard for non-corporate entities is issued by ICAI. Okay. For corporate entities, it is government, central government or government of India. These standards provide a set of rules and procedures for measurement, recognition, presentation and disclosure of financial transaction in a financial statement. So बाकी का स्टोरी हमने पढ़ लिया, ठीक है। Which of the following Indian accounting standard is related to income tax? तो इनकम टैक्स के संबंध में आपका कौन सा है, 12 और 16? 16 आई गेस, ठीक है। नो, इट इज इनकम, अच्छा 12 आपका, सॉरी, ठीक है, आई मिस दिस वन, ठीक है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, सो अकाउंटिंग इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12, यहाँ पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की बात हो रही है। सो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 12 डील विद इनकम टैक्स। 16 आपका प्रॉपर्टी प्लांट्स इक्विपमेंट, जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आपका 10 डील करता है इसके साथ, ठीक है। 19 आपका जैसे वहां पे लीज के लिए था, यहाँ एम्प्लॉय बेनिफिट है। 23 आपका बोरोविंग कॉस्ट से रिलेटेड आपका, ठीक है। नेक्स्ट वन गाइस, disclosure of accounting policies as per Indian as per accounting standard 1 means what? तो जो हमने आपका अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1, अगर आपने वो पढ़ा होगा जब हमने कौन सा वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, तो वहां पे हमने इनको इन स्टेटमेंट के बारे में बात की। तो डिस्क्लोजर का मतलब क्या है, ठीक है। तो डिस्क्लोजर का मतलब है ऑल सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज अडॉप्टेड इन प्रिपरेशन ऑफ financial statement should be disclosed. The disclosure of significant accounting policies as should form part of the financial statements. Any changes in accounting policies that has a material effect in the current period or that which is reasonably expected to have material effect in the later period should be disclosed, ठीक है। जैसे मतलब इन तीसरा स्टेटमेंट का मतलब जैसे there is a company who was using written down value method for the depreciation calculation, ठीक है। तो उन्होंने written down से आपका यूनिट ऑफ प्रोडक्शन या स्ट्रेट लाइन मेथड में आपका शिफ्ट किया, तो उसकी वजह से जो मेटेरियल इफेक्ट हुए हैं, जो उससे जो आपका मनी वाइज जो चेंजेस आए हैं, दैट यू हैव टू डिस्क्लोज। पहला, तीसरा मतलब ऑल सिग्निफिकेंट पॉलिसीज जो भी आप यूज कर रहे हो इन्वेंट्री वैल्यूएशन के लिए या डेप्रिसिएशन के लिए, दैट डिस्क्लोज। significant accounting policies such as should be form part of finance, कोई भी ऐसा accounting policy that will be part that should be disclosed by the company itself. तो D will be right answer for this one, ठीक है। Which of the following is true regarding accounting standard 2? Accounting standard 2 which generally deal with inventory valuation, ठीक है, inventory valuation के साथ deal करता है, ठीक है। तो standard deal with determination of value at which inventories are carried in financial statement. Weighted average cost or FIFO, first in first out method is permitted in case where goods are ordinarily interchangeable. ये बात मैंने आपको वहां पे बोली थी, ठीक है, करेक्ट है। This standard is not applied to work in progress of service providers, shares, debenture, stock held in trade. Again true, ठीक है। तो क्या होगा आंसर डी। तो ये क्वेश्चन कहाँ है आपका, जो जब हमने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड
आपका सेकंड को स्टडी किया तो उसमें ये सारे स्टेटमेंट्स आपके जो मेंशन थे, ठीक है। नेक्स्ट वन, द अकाउंटिंग स्टेट ट्रीटमेंट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट्स इक्विपमेंट्स कम्स अंडर, कौन से उसमें आते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट, सॉरी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 विच जनरली डील विद प्रॉपर्टी प्लांट्स इक्विपमेंट। 5 prior period item, 15 employee benefit and 20th is your EPS, earning per share, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 25 डील विद अकाउंटिंग ऑफ इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ठीक है, ये हमने बात किया था, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मेन कंपोनेंट ऑफ एन इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्ट, तो तीन होंगे आपका। फाइनेंशियल रिपोर्ट मींस 3 डॉक्यूमेंट्स, आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट स्टेटमेंट एंड थर्ड वन इज कैश फ्लो। अब यहाँ पे एंटरिम रिपोर्ट्स, क्वार्टरली रिपोर्ट्स हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, समरी, और जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीसेंट बैलेंस शीट, और समरी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और समरी ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है। तो क्या होगा आंसर, ऑल विल बी राइट आंसर फॉर दिस वन। नेक्स्ट वन, at the time of recognition an item of property plants equipments that qualify for recognition as an asset should be measured at its cost which include following। तो अगर आप लोगों को याद होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, सो जहां पे हमने इसको डिस्कस किया था, ठीक है। सो लेट्स से there is a company same ABC Limited, they purchase a machinery worth rupees 10 lakh, ठीक है। तो जैसे इन्होंने आपका मुंबई से एक मशीन परचेज किया 10 लाख रुपीस का, एंड देयर प्लांट इज लोकेटेड इन दिल्ली, ओके। तो यहाँ पे हमने ये आप, दिस इज योर परचेज कॉस्ट 10 लाख रुपीस, ठीक है। अब यहाँ से यहाँ लेके आए तो इसमें आपका सपोज दैट 50,000 रुपीज का क्या आ गया, कैरेज और फ्रेट आ गया, ठीक है। फिर इसके बाद हमने इंस्टॉलेशन आपका किया, इंस्टॉलेशन का खर्चा आया 10,000 रुपीज। देन हमने आपका टेस्ट रन चलाया, ठीक है, उसका खर्चा आया 10,000 रुपीज, ठीक है। तो जब हम इस मशीनरी की कॉस्ट को इंक्लूड करेंगे ना, सो इट विल इंक्लूड 10 लाख प्लस 50,000, 60,000, 70,000, ठीक है। सो 10.70 lakh विल बी द कॉस्ट, बुक वैल्यू फॉर दिस पर्टिकुलर मशीनरी। अब सोचो कि कल के डेट में इस मशीन का जो प्राइस है वो हो जाता है मार्केट में 15 लाख, ठीक है, अचानक से इसका प्राइसेस बढ़ा, तो फिर भी हम इसको किस इस पे कॉस्ट करेंगे, आपका अकाउंट करेंगे 10.70 लाख पे, ठीक है। जिसकी प्राइसेस मार्केट में बढ़ रहे हैं घट रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं, आप इस बुक वैल्यू को लेके चलेंगे और उसी के हिसाब से बुक को प्रिपेयर करेंगे। ये सब बातें कहां पे लिखी गई हैं, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 के अंदर, ठीक है। सो परचेज कॉस्ट इंक्लूडिंग इंपोर्ट ड्यूटीज एंड नॉन रिफंडेबल टैक्सेस, ट्रू। डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल और नेसेसरी कॉस्ट जैसे टेस्ट रन है या आपका फ्रेट है या अदर्स है, वेयर हाउसिंग है। कॉस्ट ऑफ डिसमेंटलिंग एंड रिस्टोरेशन, सो व्हाट विल बी योर करेक्ट आंसर, all will be right answer for this one. Next one, which of the following accounting standard provide guidelines on how to treat lease in financial statement? तो accounting lease, आपका जो लीज अकाउंटिंग है दैट इज एज पर अकाउंटिंग, सॉरी आपका, सॉरी यहाँ पे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पूछा गया वैसे, ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नहीं बल्कि इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। तो यहाँ पे होना चाहिए आपका आंसर 116, ठीक है। So the question is based on Indian accounting standard. If it is only accounting standard, what will be your correct answer? Accounting standard 19. So accounting standard 19 and Indian accounting standard 116. They generally deal with lease accounting. And as per these particular accounting standards, there are only two type of lease. One is operating, another one is financial lease. ठीक है, तो ये आपका जिसको आपको ध्यान रखना है। So Indian accounting standard 116 deal with lease and prescribe how lease and lessee and lessor should account for lease in financial statement. It requires lessee to recognize a right to use asset and lease liability for most leases. Okay, जो contract है others से बनेगा. Next one, which of the following statement about accounting standard issued by chartered accountants of India is true? True statement आपको find out करना है, ठीक है। So accounting standard are voluntary guidelines and can be ignored by companies. No. Accounting standard are mandatory for companies listed on stock exchange. बिल्कुल सही। Accounting standard are optional. Accounting standard are not applicable. No. So what will be your correct answer? B will be right answer for this particular question. ठीक है। Next one. Which of the following accounting standard is primarily concerned with the recognition, measurement and disclosure of
रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू रिकॉग्निशन हम इसको बोलते हैं, ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन एक्चुअली। सो ऑप्शंस के हिसाब से आसान हो गया एक्चुअली, खाली ये ऑप्शन अगर नहीं डालता तो सही होता, ठीक है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 9 विच जनरली डील विद द रेवेन्यू रिकॉग्निशन, ठीक है। रेवेन्यू रिकॉग्निशन मींस जहां पे जैसे आप कोई सेलर हो, आपने सेल कर दिया है, नाउ बायर इज लीगली लायबल टू पे यू फॉर दैट पर्टिकुलर परचेज, ठीक है, तो उस केस में आप उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। तो ये रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट भी है, इसको हम कन्वेंशन भी है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10 विच डील विद प्रॉपर्टी प्लांट्स इक्विपमेंट्स, accounting for fixed assets which of the following considered as a capital expenditure for purpose of recognizing a fixed asset, ठीक है। तो cost incurred to maintain the fixed asset, it is revenue, it is revenue expenditure. Cost incurred to install the asset and prepare it for use, it is capital expenditure. Regular repair, no. Cost of insurance. So what will be your correct answer? Remaining three apart from option B are revenue expenditure. Capital expenditure and revenue expenditure एक complete unit है, unit number 7। तो जहां पे आएंगे तो उनको डिटेल में पढ़ेंगे, बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। नेक्स्ट वन, सो दीज आर योर इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, ठीक है, एक लुक इन पे भी जल्दी से आपका देख लेते हैं, ठीक है। सो इंडियन अकाउंटिंग, हालांकि अभी पिछले 2 साल मतलब 4 जो सेशन हुए हैं उसमें एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा गया, बट स्टिल अगर ऐसा कुछ होता है आने वाले समय में, आपके बुक में दिए गए हैं, पूछता भी है, सो यूल बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट पर्टिकुलर वन, ठीक है। सो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 101, ठीक है, फर्स्ट टाइम अडॉप्शन ऑफ इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। 102 शेयर बेस्ड पेमेंट, 103 बिजनेस कॉम्बिनेशन, 104 इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट, 5 नॉन करेंट एसेट हेल्ड फॉर सेल and discontinued operations, 6 exploration for an evaluation of material resources, 7 financial instruments disclosures, 8 operating segments, 9 financial instruments, 10 consolidated financial statement, 11 joint arrangements, 12 disclosure of interest in other entities, 13 fair value measurements, 14 regulatory deferred accounts, 15 revenue for contract and customers, 16 lease agreements, देन आपका इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 1 जिसमें आपका प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 2 इन्वेंट्री सेम, 7 आपका कैश फ्लो स्टेटमेंट, अभी हम इस पर बात भी कर रहे थे, 8 अकाउंटिंग पॉलिसीज, चेंजेस इन अकाउंटिंग एस्टिमेट एंड एरर्स, 10 आपका इवेंट आफ्टर रिपोर्टिंग पीरियड, 12 इनकम टैक्सेस, 16 प्रॉपर्टी प्लांट्स इक्विपमेंट्स, 19 employee benefits, 20 accounting for government grants, okay। Apart from these we have 21 which is effect of change in foreign exchange rate, 13 borrowing cost, 14 related party disclosure, 17 separate financial statement, 18 28 sorry investment in associate and joint ventures, 29 financial reporting, 32 financial instruments, 33 earning per share, 34 interim financial reporting, 36 impairment of asset, 37 provision contingent liabilities and assets, 38 intangible assets, 40 investment property, 41 agriculture. Now I'll mark few अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जिनको आप याद करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो जिसमें आई विल कम विद दिस 1 2 7, देन वी हैव हाँ 8 ऑल्सो, ठीक है। देन वी हैव इनकम टैक्स, प्रॉपर्टी प्लांट्स इक्विपमेंट्स, एम्प्लॉय बेनिफिट्स, अपार्ट फ्रॉम दिस वी हैव related party disclosures, earning per share, interim financial reporting, impairment of assets, provisions, intangible assets, ठीक है, और एग्रीकल्चर भी याद रखिएगा, ठीक है। सो दीज आर सम जिनको आप लोग एक बार थोड़ा याद रखेंगे तो हेल्पफुल रहेगा, ठीक है। सो दिस इज इट गाइस, ओके। सो ये हमारा पहला यूनिट जिसका कॉन्सेप्ट क्लासेस हमने ऑलरेडी किए हैं, और आज हमने आपका इसके ऊपर बात किया किस टाइप के क्वेश्चंस पास्ट में पूछे गए थे। दीज क्वेश्चंस आल्सो इंक्लूड द पीवाईक्यूज, ठीक है, और क्या एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके हैं। तो अगर आप इस तरीके से जाएंगे तो आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। मॉड्यूल वाइज एमसीक्यूज आर आल्सो देयर, ठीक है। वी हैव 100 questions for each module, right?
सो मॉड्यूल ए बी सी डी एंड इन अ सीक्वेंस इटसेल्फ, ठीक है। और ये जो क्वेश्चंस हैं, आई विल गेट दीज पर्टिकुलर क्वेश्चंस आल्सो अपडेटेड ऑन आवर टेस्ट पोर्टल, तो जहां से आपके लिए प्रैक्टिस के लिए भी आसान हो जाएगा ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन। ओके, सो आई होप यू एंजॉय द सेशन। कैसा लगा जरूर बताएं कमेंट्स के थ्रू, एंड इफ यू लाइक द सेशन please do share this particular session with your friends also, so they can also take advantages of these particular classes. And for PDF you can join our telegram group, okay? This is our telegram group, JIB CIB prep official. I'll provide link in the description box itself, okay? So you can join this particular one, and if you have any concern, any queries related to these particular topic or JIB as well as CIB examination, just feel free to ask, okay? By the way, now we are not only JIB and CIB, now we are also doing certification courses, okay? First targeted courses KY, AML KYC, ठीक है? And by the end of January itself I'll be uploading the complete course. तो आने वाले समय में जब आप मार्च के लिए जाना चाहेंगे तो आप उस कोर्स का रेफरेंस ले सकते हैं, दैट इज फॉर फ्री फॉर ऑल द बैंकर्स, ओके? तो गाइस ये हमारा पहला यूनिट, आई होप सबने एंजॉय किया होगा, and do share your feedback, and if you have some concern please do mention into the comment section, or else you can ask your doubt on telegram group itself, right? So this is it from my side. Now I'll see you tomorrow at same time, and we'll be discussing unit number second, which is mostly around concepts and conventions of accountancy, and again very important one, right? तो जैसे आज का पूरा आपका accounting standards के अराउंड ज़्यादातर, क्योंकि वो important area, ठीक है, कल का आपका concepts and conventions के रिगार्डिंग होगा. With these two sessions you will be able to score minimum 5 to 6 marks in your upcoming examination, ठीक है? इतना कम से कम वेटेज ये आपका रखते हैं. सो आज के लिए इतना ही करते हैं. दिस इज इट. बाय बाय, टेक केयर ऑल, हैव अ नाइस डे. थैंक यू.